गुड इवनिंग स्टूडेंट, जीआईसी टेक्निकल में मैं के वर्मा आप लोग का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि आईटीआई का हम लोग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का हम लोग शुरू से लेकर आखिरी तक हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन ये पेपर हम लोग सॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट जॉब में जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि आईटीआई के लिए क्या किए कि हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर दिए हैं। जिन भी बच्चों को इंटरेस्टेड है कि ऑफलाइन भी आके पढ़ना है तो वो हमारे बनारस वाले बैच में आके यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में जैसा कि हम लोग ने देखा था कि हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में देखे थे, ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में देखे थे कि ये किस पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, किस पैरामीटर पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक, कि जैसे कि हमारा ये R इक्वल टू क्या था, रो L बाई ए, ठीक, तो ये लेंथ, एरिया और रजिस्टिविटी पे निर्भर कर रहा था। इसके बाद हम लोग देखें कि स्टार डेल्टा कन्वर्जन, कि स्टार से डेल्टा जब जाएंगे और डेल्टा से स्टार जाएंगे तो हम लोग क्या कर रहे थे कि किस तरीके से उसको कन्वर्जन करना है। कल हम लोग सीखे थे सेम अगर हमारे पास अगर ये डेल्टा में अगर ये डेल्टा में 15 ठीक है, अगर ये हमारे पास कुछ डेल्टा में रेजिस्टेंस है, अब इसको कह दिया जाए कि स्टार में इसको क्या कर दिया जाए कि स्टार में इसको कन्वर्जन करना है, ये इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो स्टार में हम कन्वर्जन करना है तो किस टाइप से करेंगे, ठीक, तो जैसा कि लास्ट टाइम में बताए थे कि जब भी ये स्टार टू डेल्टा होगा या फिर डेल्टा टू स्टार होगा, हम लोग जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अंदर या बाहर हम लोग क्या कर लेंगे, एक इमेजिनरी स्टार या डेल्टा बना लेंगे जैसा कि पूछा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टार डेल्टा दिया हुआ है तो डेल्टा के अंदर हम लोग क्या कर लेंगे कि एक स्टार बना लेंगे, ठीक, एक स्टार हम लोग डॉटेड लाइन से बना लेंगे, ठीक है, जिसका मान क्या होगा R1, R2 और R3। तो इसके बाद हम लोग देख रहे थे कि अगर R1 निकालना है तो R1 के लिए हम लोग क्या किए थे कि जहाँ जहाँ पे भी ये नोड हैं, ठीक, जो जिस नोड पे ये ब्रांच मिला हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब कि इसके साथ हमारा ये 15 वाला है और एक ये 15 वाला है, तो 15 इंटू 15 अपॉन तीनों का योगफल, जो भी हमारे पास जो भी ब्रांचेस है डेल्टा में तीनों का योगफल, तो 15 15 15 कितना हो जाएगा 45। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, R1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा 3 बार में और ये 5, तो कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि R1 का हमारा कितनी वैल्यू आ गई 5 ओम, ठीक। तो जब यहाँ पे R1 बराबर कितना आ गया 5 ओम, ठीक। इसी तरह जस्ट हम लोग R2 निकालेंगे तो अब R2 में हम लोग देख रहे हैं कि R2 के पास इस नोड पे कौन कौन सी ब्रांच मिली हुई है, एक ये मिला है एक ये मिला है, तो ये भी 15 ये भी 15 है, ठीक, तो 15 इंटू 15 अपॉन 45, तो जस्ट ऊपर वाली की तरह है तो ये भी कितना आ जाएगा 5 ओम, ठीक है। तो R2 के मान कितना आ गया हमारे पास 5 ओम आ गया। तो सेम इसी तरह हमारे पास क्या है R3 है ना, R3 भी क्या है कि R3 के पास भी ये हमारे पास 15 है और ये भी 15 है, ठीक, तो R3 के लिए भी क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 अपॉन 45 कितना हो गया 5 ओम आ गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग कि 5 ओम आ गया तो R3 की वैल्यू भी कितनी है 5 ओम, ठीक। तो ये क्वेश्चन लगाने का सिर्फ ये मतलब था कि अगर हमारे पास अलग अलग वैल्यू भी अगर आ जाएगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के सहायता से हम लोग R1, R2 और R3 का मान निकाल सकते हैं स्टार में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन सेम वैल्यू की देता है, ठीक है, कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कह देगा कि सेम मान के हैं, तब हमारा स्टार में करेंगे तो कितना आएगा। तो इतना कुछ करने से पहले इतना कुछ करेंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और लास्ट में आएगा 5
ठीक। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं ना कि अगर हमारे पास समान वैल्यू के डेल्टा है, ठीक है, समान मान के आर ओम के रेजिस्टेंस है जो कि डेल्टा में है, और अगर उसको हम लोग क्या कर दें स्टार में कर दें, तो देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास समान वैल्यू का रेजिस्टेंस है वो कितना हो जा रहा है, डिवाइडेड बाई 3 हो जा रहा है। ठीक, यहाँ पे 15 था डेल्टा में और स्टार में कितना हो गया 5 हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समान मान के आर ओम वाले प्रतिरोध क्या है, समान मान के आर ओम वाले प्रतिरोध को डेल्टा से स्टार कितना हो जाएगा, जितना भी रेजिस्टेंस दिया रहेगा डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, पेपर में जस्ट एकदम यही डिक्टो हमारा दे देता है कि 15 हमारा अगर डेल्टा में है तो स्टार में कितना मान होगा। ठीक है, तो स्टार में कितना हो जाएगा R/3। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए। अब इसको नोट करने के बाद हम लोग आएंगे कि जब हमारे पास सेम यही रेजिस्टेंस है, ठीक, किसमें है अब है डेल्टा में, सेम यही रेजिस्टेंस है, अब कितने है डेल्टा में, तो 15 और 15 ओम के स्टार में है। अब इसको किस में करना है, डेल्टा में करना है। किस में करना है, डेल्टा में करना है, R1 R2 और R3। तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि लास्ट टाइम भी बताए थे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो स्टार दिया रहेगा, ठीक, या फिर जो भी हमको स्टार या डेल्टा दिया रहेगा उसके अंदर या बाहर जैसी सुविधा होगी, जो पूछा रहेगा उसके हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, एक इमेजिनरी डेल्टा बना लेंगे। ठीक, अब जैसे कि स्टार दिया है तब इसके अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, इसके बाहर एक इमेजिनरी डेल्टा बना लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा करना पड़ेगा, फिर जैसे जैसे हैबिट बन जाएगी तो हमको ये भी नहीं करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट देख के ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक, तो जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि R1 के लिए अगर निकालना है तब तो क्या बताए थे कि जब भी हमको स्टार से डेल्टा में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इस नोड पे कौन कौन से वैल्यू वाले ब्रांच वाले रेजिस्टेंस हैं। तो इस वाले नोड पे और इस वाले नोड को देखेंगे, क्योंकि R1 निकाल रहे हैं तो R1 के पास ये 15 है और ये 15 है, तो 15 प्लस 15 प्लस जो फिर से वही लेंगे 15 इंटू 15 अपॉन जो रिमेनिंग बचा हुआ है, मतलब 15 कितना आ जाएगा, 15 30 प्लस ये कट गया तो कितना आ गया 15, तो टोटल कितना आ गया 45 ओम आ गया। ठीक है, तो R1 बराबर कितना आ गया 45 ओम हो गया। ठीक है, तो सेम इसी तरह R2 के लिए अगर निकालेंगे तो अब R2 के लिए ध्यान देंगे फिर से उसी तरह कि R2 जिस नोड पे लगा हुआ है उसका ब्रांच देखेंगे, ये 15 है, ये भी 15 है, तो सेम इसी तरह होगा। ठीक है, तो इसका भी कितना आ जाएगा 45, तो R2 बराबर कितना आ गया 45 ओम, ये भी। ठीक है, और R3 देखेंगे, अब R3 जब देख रहे हैं तो R3 के पास भी ये नोड और ये नोड को देखेंगे। ठीक है, अब इसके पास हमारा 15 है, यहाँ भी 15 है, तो सेम उसी तरह भी आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा
45 ओम, मतलब कि R3 के मान में भी 45 ओम यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम लोग स्टार टू डेल्टा किए हैं, ठीक, जब हम लोग क्या किए हैं कि स्टार टू डेल्टा किए हैं, तब यहाँ पे मान कितना हो गया, जो भी हमारे पास सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस थे तो उसका कितना हो गया, 3 गुना हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना फिर से कि समान मान वाले R ओम के समान मान वाले R ओम के R ओम को किससे, स्टार से डेल्टा परिवर्तित करने पर मान बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू R ओम। ठीक है, तो स्टार से जब हम लोग डेल्टा करेंगे तब कितना हो जाएगा, 3R, और डेल्टा से अगर स्टार करेंगे तो कितना हो जाएगा, R/3। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम लोग डेल्टा टू स्टार करेंगे तो कितना करेंगे, R/3, और दूसरा क्या है हमारे पास स्टार है और उसको किस में करेंगे, डेल्टा में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3R। ठीक, ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है यहाँ पे क्या है कि समान मान के हैं। ठीक, जब ये तीनों वैल्यू जो है अगर सेम रहेंगी तभी ये क्या होगा, तभी ये अप्लाई होगा। ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये है उसी तरह हम लोग पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पे हम लोग देखे थे कि ये क्या कर रहा था कि करंट के फ्लो होने का ये अपोज कर रहा था। ठीक है, कि करंट जब फ्लो करेगी तो ये क्या करेगा, उसका बाधा पैदा करेगा बीच में। तो उसके बाद क्या है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है हम लोग देख रहे थे कि वो लेंथ, ठीक, एरिया और रेजिस्टिविटी पे क्या कर रहा था, इफ डिपेंड कर रहा था कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रतिरोध पर, अगला टॉपिक क्या है, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। इसका मतलब इंग्लिश में इसको लिख लीजिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ताप हमारा क्या है कि अगर बढ़ेगा या फिर कम होगा तो हमारे रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे पास जो भी रेजिस्टेंस, हमारे पास जो भी मटेरियल है उसका ताप के साथ साथ क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, कि जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है तो उसके रेजिस्टेंस में वृद्धि होगी या कमी होगी। ठीक है, वो अलग अलग जो हमारे पास मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल के हिसाब से अलग अलग बिहेव करता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक, कि अगर हमारे पास जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टेम्परेचर है, ठीक है, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस का मान R0 है। ठीक है, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे R0 का मान RT है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा,
कि आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी। ठीक, ये क्या हो जाएगा कि आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है कि जब हमारे पास क्या है कि किसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस का मान कुछ दिया हुआ है, उसके बाद अगर टी डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको रेजिस्टेंस का मान निकालना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे कि जो भी रेजिस्टेंस है वो क्या कर रहा है कि टेम्परेचर के साथ साथ कि बिहेवियर अपना चेंज कर रहा है। ठीक, मतलब कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस का मान भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि केस नंबर फर्स्ट में क्या हो जाएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस है आर नॉट है और टी डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस है आर टी है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी, जहाँ पे वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट या फिर ताप गुणांक। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट मतलब कि ताप गुणांक। ठीक, ये हमारा क्या है कि ये सबके लिए अलग अलग जो होता है हमारा वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो जब ये हमारा पहला केस है कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आर टी इक्वल टू क्या दिया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आर नॉट है, टी डिग्री सेंटीग्रेड पे टी है, तब हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी। ठीक, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में बहुत बार पूछता है कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है जहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस का मान कुछ दिया है, तो टी डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको रेजिस्टेंस का मान बताओ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के हम लोग क्या कर देंगे कि हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्या है कि जब हमारे पास T1 पे कुछ रेजिस्टेंस है कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है, R1 है। ठीक, और दूसरा क्या है कि T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास क्या है, ये केस सेकेंड। ठीक, केस सेकेंड में T2 पे कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, तब इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा नॉट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि T2 माइनस T1, क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 ठीक है, या फिर R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा नॉट डेल टी। ठीक, जब हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं कि दो रेजिस्टेंस है, T1 पे कुछ मान दिया हुआ है और T2 पे कुछ पूछा है, तब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो R2 इक्वल टू आर नॉट R1 1 प्लस अल्फा नॉट T2 माइनस T1। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अल्फ़ा के बारे में बताएंगे। ठीक, कि अल्फ़ा क्या चीज़ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, हो गया। अब इसके बाद क्या है कि हमारे पास आएगा केस 3। क्या आएगा, केस 3। तो हम लोग यहाँ देखे थे कि केस 1 में क्या था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, और उसके बाद केस 2 में क्या था कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। ठीक है, तो केस 3 में क्या हो जाएगा कि हमारे पास अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे R0 है और T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना दिया है, R1 दिया है, और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना दिया है, R2 दिया है। ठीक, अब इस केस में हमारे पास आ जाएगा कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग पहला को लेके इसके सापेक्ष में करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा
R1 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट क्या हो जाएगा T1 माइनस T0, ठीक है। T0 मीन्स कि हमारे पास ये कितना था, T डिग्री सेंटीग्रेड था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं T0, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसी को लेके हम लोग दूसरे को लेके फिर पहले से करेंगे, ठीक है, कि अब दूसरे को लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया पहला समीकरण, ठीक। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं R1 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट T1, क्योंकि T नॉट हमारा क्या है 0 है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पहला समीकरण। अब इसी के बाद R2 के लिए लेंगे तो R2 को लेके रेफरेंस क्या लेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेंगे, ठीक। तो आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट और T2 माइनस T0 करेंगे जब, तो ये 0 है तो हमारा कितना आ जाएगा T2 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास कितना समीकरण हो गया 2 समीकरण हो गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1, तो क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट T2 अपॉन आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट T1, ठीक। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, तो R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा नॉट T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट T1, ठीक। तो ये हमारा क्या है कि ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब हमारे पास 3 रेजिस्टेंस दिए होंगे जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे हैं और उसमें से हमको किसी एक का पता करना है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे कि हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला रेजिस्टेंस है, T1 है और T2 है, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमारा T1 आ गया, ठीक, तो T1 को पहले हम लोग रेफरेंस लेंगे, ठीक, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग मान निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद T2 को लेंगे 0 से, फिर R2 वाला निकाल लेंगे, ठीक है। तो R2 अपॉन R1 करेंगे तो ये वैल्यू हमको निकाल के आएगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि ताप गुणांक, मतलब कि टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक, ताप गुणांक टेम्परेचर टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये क्या है कि ये कि ताप बढ़ाने या घटाने पे जो रेजिस्टेंस में चेंजेस आ रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे ताप गुणांक कहेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे वैद्युत पदार्थों, इसके बारे में लिख लीजिए वैद्युत पदार्थों का तापमान बढ़ाने या क्या हो जाएगा बढ़ाने या फिर घटाने पर उस पदार्थ के उस पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाली परिवर्तन को ही ताप गुणांक कहते हैं, ठीक है।
इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास जो भी टेम्परेचर है बढ़ रहा है या घट रहा है, वहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस में जो परिवर्तन आएंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये उसका ताप गुणांक है, यानी कि अल्फा है। ठीक है, अब इसके अगर हम लोग को डेरिवेट करना होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि आर नॉट क्या था, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी, जहाँ पे अल्फा क्या है, इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से। ये पेपर में ये भी पूछ देता है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट को किस चीज़ से या किस सिंबल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो किस सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से। तो यहाँ पे अगर हम लोग अल्फा की यूनिट निकालेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो 1 प्लस अल्फा नॉट टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन आर नॉट, यानी कि अल्फा नॉट टी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन आर नॉट माइनस 1। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा नॉट ये हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा कि अल्फ़ा का अगर हमको दे दिया जाएगा कि आर टी मान पे हमारा कितना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा कितना है, आर नॉट रेजिस्टेंस है, और टी डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना दिया है, आर टी कुछ दिया है, तो अल्फ़ा का मान निकालो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग मात्रक निकालेंगे तो अब मात्रक कितना होता है, अल्फा बराबर आर टी का मान कितना, मात्रक क्या होता है, ओम, और ये भी ओम। ठीक है, यहाँ पे कितना है, ओम, ठीक है, ये भी ओम है, ये भी ओम है, और यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ऊपर हमारा क्या है, ओम से ओम में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, सिर्फ सिंगल ओम बचेगा, ओम, और यहाँ पे ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक तो हमारा ये फॉर्मूला होता है कि ओम प्रति ओम डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर दूसरा क्या है कि इसको हम ओम से ओम कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आएगा, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो यहाँ से हमको ये वैल्यू हमको पता चल गया कि आर नॉट का जो हमारे पास टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फा कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, ओम प्रति ओम डिग्री सेंटीग्रेड या फिर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अल्फा का मान निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि जो जब हमारा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, ठीक, तो उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके रेजिस्टेंस में जो भी मान में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग देख रहे हैं कि कितने मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, या फिर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारी ये बॉडी है, अगर गर्मी होती है तो क्या हम लोग ज़्यादा काम करते हैं उस समय। जैसे ही 9 बजता है, 10 बजता है, उसके बाद क्या होता है कि अब हम लोग घर से बाहर नहीं निकलना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि धूप बहुत ज़्यादा है, तो धूप बहुत ज़्यादा है तो क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है। ठीक, तो गर्मी की वजह से हमारी जो एक्टिविटी होती है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक है, वही अगर हमारे पास क्या हो कि जब ठंडी का मौसम हो, तो ठंडी के मौसम में हम लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जस्ट इसी तरह यहाँ पे रेजिस्टेंस भी काम कर रहा है कि जैसे जैसे उस पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, तो उसके मान में क्या हो रहा है कि परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए
कि उसके बाद हम लोग एक हमारे पास एक फिनोमिना और आया जिसको हम लोग क्या बोले, अल्फा। ठीक, तो यहाँ पे अल्फा का मान क्या है कि जब हम लोग बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं तो जो भी हमारे रेजिस्टेंस में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो जा रहा है कि वही हमारा क्या है, अल्फा है। अब यहाँ पे हम लोग अल्फा के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि ताप गुणांक के आधार पे, ठीक, ताप गुणांक के आधार पे जो हमारे पास विद्युत सामग्री है या फिर जितने भी हमारे पास विद्युत इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है या फिर मटेरियल है, उसको तीन भाग में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ताप गुणांक के आधार पर, ताप गुणांक के आधार पर विद्युत सामग्री को तीन भागों में क्या कर दिए, हम लोग बांट दिए हैं। ठीक है, तीन भाग में बांटा गया है। ठीक है, कि अल्फा के अनुसार ताप गुणांक को क्या कहते हैं, अल्फा। अल्फा के अनुसार हम लोग क्या किए हैं कि जो हमारे पास विद्युत सामग्री है उसको हम लोग क्या किए हैं कि तीन भाग में डिवाइड कर दिए हैं, जिसमें पहला क्या है, धनात्मक, पहला क्या है, धनात्मक ताप गुणांक। ठीक है, धनात्मक ताप गुणांक। दूसरा क्या है, ऋणात्मक ताप गुणांक। और तीसरा क्या है, शून्य ताप गुणांक। ठीक है, तो धनात्मक पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और ये क्या है, जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कि हमारे पास तीन भाग में बांट दिया गया है, जिसमें पहला क्या है, पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा क्या है कि शून्य। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब हम लोग पॉजिटिव वाले में जाएंगे तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि धनात्मक ताप गुणांक। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी मान क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। ठीक, ऋणात्मक वाले में क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर का मान हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऋणात्मक ताप गुणांक वाले में रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसी तरह हमारे पास एक जीरो ताप गुणांक है, जो कि क्या है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर हम लोग कम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी इस भाग वाले में जो भी मटेरियल आएंगे वो क्या होंगे कि उन पे टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ही कम होगा, मतलब कि नगण्य, ठीक, एकदम शून्य। ठीक है, तो ये तीन भाग में हम लोग इसको बांटे हुए हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहला लिख लेंगे कि धनात्मक ताप गुणांक वाले पदार्थ। पहला हेडिंग क्या हो जाएगा कि हमारे पास धनात्मक
धनात्मक ताप गुणांक वाले पदार्थ। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका, यहाँ हम लोग लिख लेंगे ऐसे पदार्थ, क्या हो जाएगा, ऐसे पदार्थ जिनका तापमान बढ़ाने पे, जिनका तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध क्या हो रहा है, बढ़ता है। ठीक, बढ़ता है, तथा क्या हो जाएगा, तथा तापमान घटाने पर प्रतिरोध घटता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, मतलब कि पॉजिटिव अल्फा, ऐसे हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले पदार्थ ऐसे पदार्थ है जिनका क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है, तो मतलब कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R हो गया। ठीक, अब इसके उदाहरण मतलब कि एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा कि जितने भी हमारे पास कंडक्टर हैं, कंडक्टर इट मीन्स कि ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से करंट को आसानी से फ्लो होने देते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्टर कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चालक, अब चालक में जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट में, कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे वैसे रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और टेम्परेचर को कम करते ही, जैसे टेम्परेचर कम करेंगे हमारा रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक, तो हमारे इसमें क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास पदार्थ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। जो हमारे पास क्या है कि कंडक्टर वाले जितने भी हमारे पास कंडक्टर है उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, पेपर में ऐसे आ जाता है कि हमारे पास एल्युमिनियम है, ठीक, एल्युमिनियम किस में, किस पार्ट में आएगा, तो एल्युमिनियम किस में है, एल्युमिनियम जो कि है किस में, चालक में। तो चालक में क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो इट मीन क्या हो गया, ये पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें हम लोग लिख सकते हैं शुद्ध धातु, शुद्ध धातुएं, सोना, चांदी। ठीक है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास एक और है दूसरा, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। दूसरा क्या है हमारे पास, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, दूसरा तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग पॉजिटिव वाले में देखे थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा था। ठीक है, टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस भी घट रहा था। तो वो क्या किस में आ गया, तो हमारा आ गया पॉजिटिव ताप गुणांक में। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, निगेटिव ताप गुणांक। तो निगेटिव ताप गुणांक में क्या हो जाएगा कि ऐसे पदार्थ, निगेटिव वाले में क्या हो जाएगा, ऐसे पदार्थ
जिसका ताप बढ़ाने पर, जिसका ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, जिसका ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है, ताप घटाने पर रेजिस्टेंस का मान बढ़ रहा है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऋणात्मक ताप गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, नेगेटिव अल्फा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ किस में आएंगे, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट में। ठीक है ना, अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा कि जितनी भी हमारे पास सेमीकंडक्टर, जितनी भी हमारे पास अर्धचालक, जितने भी हमारे पास अर्धचालक है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया। ठीक, तो कार्बन हमारा एक ये अपवाद में आ जाता है, क्योंकि कार्बन तो हम लोग किस में लेते हैं कि हम लोग एक चालक के रूप में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कार्बन भी हमारा सेमीकंडक्टर में आता है, और कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनके रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, ताप बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ताप कम करेंगे तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जितने भी हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मतलब कि जो हम लोग पीएन जंक्शन डायोड हो गया, या फिर हमारे पास जेफेट है। ठीक है, तो ये सब भी जो भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले हैं। या फिर जो हमारे पास अर्धचालक में आते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है, हमारे अर्धचालक में है, और अर्धचालक वाले किस में हो जाएंगे, ऋणात्मक ताप गुणांक वाले पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि तीसरा क्या है, शून्य ताप गुणांक वाले पदार्थ। ठीक है, तो हम लोग पहला देखें कि धनात्मक, यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा था वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ऋणात्मक वाले में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस कम होगा। तो अब यहाँ पर अब हम लोग आए हैं कि जीरो ताप गुणांक वाले में। तो जीरो ताप वाले में क्या होगा कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं या फिर कम करें, यहाँ पे रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें लिख लो कि ऐसे पदार्थ जिनका तापमान, ऐसे पदार्थ जिनका
जिनका तापमान, ऐसे पदार्थ जिनका या फिर जिसका तापमान बढ़ाने या घटाने पर उनकी प्रतिरोध पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिन पे क्या होगा कि टेम्परेचर चाहे बढ़ा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनका टेम्परेचर कुछ भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे कि जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले पदार्थ। इसमें क्या हो जाएगा कि उदाहरण के तौर पे हमारे पास जो मिश्र धातु है, ठीक, जितनी भी मिश्र धातु है वो क्या है, जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले हैं। ठीक, नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, ये सब क्या है कि कॉन्स्टेंटन, ये सब क्या है, एक एलॉय है। ठीक, ये हमारे क्या है, शून्य टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले पदार्थ हैं। ठीक है, तो इनका यूज अलग अलग जगह पे क्या है कि अलग अलग होता है। जहाँ पे हमको ऐसे पदार्थ की जरूरत पड़ेगी कि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से उनके रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसे जगह पे हम लोग ऐसे हम लोग मटेरियल यूज करेंगे। ठीक है, अब जहाँ पे हमको ऐसे जगह पे यूज करना पड़ेगा कि जीरो वाले पे या फिर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, तो अलग अलग जो हमारे पास पदार्थ है एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जगह पे उसका यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो भी मल्टीमीटर या फिर एमीटर, वोल्ट मीटर, जितने भी मीटर होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि शून्य ताप गुणांक वाले पदार्थ को यूज करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने या कम होने से कि उसके पे जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो मटेरियल हम लोग मीटर में यूज किए हैं उनका रेजिस्टेंस ना तो कम हो ना ज़्यादा हो, वो क्या हो, नगण्य हो, जिससे कि हम लोग की रीडिंग क्या हो, समान हो जाए। ठीक है, जो हमारी रीडिंग है वो क्या है कि एकदम एररलेस हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग ऐसे जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि शून्य ताप गुणांक वाले पदार्थ को यूज करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या है कि तीन टाइप के हम ताप गुणांक को हम लोग बांटे हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक हमारा एक्स्ट्रा आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। एक हमारे पास क्या है, सुपर सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो ये कब बनता है, देखो जब जैसे कि हम लोग देखे थे कि जब हम लोग पॉजिटिव वाले में देखे थे कि जैसे जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, पॉजिटिव वाले में हम लोग देखे थे, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले में हम लोग देखे थे कि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा था। और दूसरा केस देखे थे कि जैसे जैसे हम लोग इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी कम हो रहा था। तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि जहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को एकदम कम कर दे। ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या कर दें कि एकदम बहुत ही कम कर दें, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप। अगर यहाँ पे हम लोग अगर एकदम नीचे तक अगर हम लोग टेम्परेचर को ठंडा कर दें, कम कर दें, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस शून्य हो गया तो उस पदार्थ की जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी।
ठीक है। अगर रेजिस्टेंस किसी चीज का, किसी भी पदार्थ का रेजिस्टेंस शून्य हो गया तो उस पदार्थ की कंडक्टिविटी कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। उसी कंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण है, सुपर कंडक्टर में लिख लो, सुपर कंडक्टर में लिख लो, किसी पदार्थ का वह गुण है, यह किसी का वह गुण है जिसमें उस पदार्थ का, जिसमें उस पदार्थ का, जिसमें उस पदार्थ का तापमान कम करने पर उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उसका प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक है, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें उस पदार्थ का तापमान कम करने पर उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हैशटैग करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि परम शून्य ताप पर परम शून्य ताप पर पदार्थ सुपर कंडक्टर बन जाता है। परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास कंडक्टर है वो क्या हो जा रहा है कि सुपर कंडक्टर बन जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट जो टॉपिक था ये भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक, रेजिस्टेंस की हम लोग कलर ऑफ कोडिंग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना बहुत है। ठीक, और आपको अगर ये क्लास पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और लोगों को ये शेयर करिए जिससे कि उनको पता चले कि आपके इलाके में भी, आपके नगर में, वाराणसी में भी एक सेंटर है जहाँ पे ITI के बच्चों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, थैंक यू।